हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में। तो पार्ट नंबर 1 ये मेरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी क्या है। क्रिस्टल फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने कलेक्ट करके उन सभी को एक साथ लेकर के इस वीडियो में मैं आ रहा हूँ। तो प्लीज़ करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके हैं, तो मैं इसको करवाने वाला हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो प्लीज़ करके आप लोग सभी पार्ट को देखिएगा। मेरी गारंटी है कि आराम से आप लोग बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास करेंगे अगर आप लोग पूरा वीडियो पूरा पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं। तो वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है, इनऑर्गेनिक का भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक का भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ करके सबका वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये आपका पहला पार्ट है इनऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं, इसमें लोग क्रिस्टल फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें से पहला टाइप यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड से आ रहा है आपका why does for a tetrahedral complex the crystal field splitting energy is about half of that of an octahedral complex with the similar ligand। एक क्वेश्चन देखिए 2013 और 16 में 2013 और 16 की ए वाले सेक्शन यानी कि 1.5 मार्क में पूछा गया है, 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टाइप इसका है हाउ डज क्रिस्टल फील्ड एनर्जी चेंज विद द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ये भी 2013 की ए वाले सेक्शन में ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आप लोग जानते हैं 1.5 मार्क यानी कि 1.5 नंबर में क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इसका है इन्यूमरेट द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। ये 2013 के सी वाले सेक्शन एंड 14 के बी वाले सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि बी वाले सेक्शन में आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 6 मार्क में एंड सी वाले सेक्शन में 10 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आपका जब भी ये पूछा जाएगा तो लॉन्ग में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग दिखानी है यहाँ पे। ये भी 13 के सी वाले सेक्शन में 18 के भी सी वाले सेक्शन में पूछा गया है, यानी कि 10 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। 13 में देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 13 में यहाँ पे ये वाले सेक्शन में ये भी क्वेश्चन और ये देखिए सी वाले सेक्शन में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टॉपिक से एक ही ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट टाइप किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। ड्रॉ क्रिस्टल फील्ड इज स्प्लिटिंग अप डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाइए। सो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। ये देखिए आप 2014 के ए वाले सेक्शन, 16 के ए वाले सेक्शन, 17 के ए वाले सेक्शन और 18 के भी ए वाले सेक्शन में पूछा गया है। बस आपको करना क्या है कि ये रिलेशनशिप शो करनी है यहाँ पे, डेल्टा जी ओ एंड डेल्टा टी के बीच में रिलेशनशिप शो करनी है। और ये जो बोला है कि ड्रॉ करने के लिए आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को इसको बस आपका इसमें फिगर आप अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको जनरली नंबर इतना मिल जाएगा। और ये जो पूछा गया ना, ये आपका डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी के बीच के रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है। ये सब जितने टाइप के यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जितने ईयर के मैंने लिखे हुए हैं, तो ये वाले सेक्शन में सब कुछ पूछा गया है। बस आपको क्या करना है कि डेल्टा और डेल्टा टी के बीच में रिलेशन क्या है इसको दिखा देना है। और कई बार ये पूछा गया है कि क्यों डेल्टा ओ जो होता है डेल्टा टी से ग्रेटर होता है या फिर डेल्टा टी डेल्टा ओ से लेस क्यों होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो इन सभी चीज़ों का मैं आंसर अभी आगे दूंगा। एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अप डी ऑर्बिटल इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर से देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सप्लेन कलर्स इन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT। CFT मीन्स वही क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये देखिए आपका 2014 के सी वाले सेक्शन यानी कि 10 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब की बार देखिए टेट्राहेड्रल के लिए पूछा गया है 2015 के बी वाले सेक्शन में एंड 17 के सी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है।
यानी कि बी वाले मीन्स आप समझ गए होंगे 6 मार्क एंड सी में 10 मार्क का। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर से वही बात, ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा गया है, ए बी 16 के बी वाले सेक्शन एंड 17 के सी वाले सेक्शन, यानी 6 और 10 मार्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी से या क्रिस्टल फील्ड थियरी से, जो भी आप बोल सकते हैं। इन सभी से इतने टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि 6 मार्क और 10 मार्क में पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और देख रहे होंगे कि आप एक ही ईयर में कई बार तो दो से तीन बार पूछा गया है एक ही टॉपिक से क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड से ही क्वेश्चन। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसको हम लोग सिंपल में यहाँ पे शॉर्ट में CFT भी लिख करके आता है या CFT करके पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका आंसर देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थियरी इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल स्टेट, यूजुअली D एंड F ऑर्बिटल, डी या फिर एफ ऑर्बिटल के लिए। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी है जनरली बनाई गई है डी और एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को दिखाने के लिए, यानी कि डी और एफ ऑर्बिटल किस तरीके से ब्रेक होकर के 2 से 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं कभी कभी, उन स्प्लिटिंग्स को दिखाने के लिए क्रिस्टल फील्ड थियरी ये अलग से बनाई गई है। This theory has been used to describe various spectroscopies of transition metal coordination complexes in particular colors। और ये जो थियरी है ये जनरली कलर्स को डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा कलर होना चाहिए किस तरीके से। तो कलर प्रॉपर्टी के लिए भी CFT जो होती है वो जिम्मेदार होती है। CFT सक्सेसफुली अकाउंट्स फॉर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्स। देखिए आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर्टीज, कलर्स, हाइड्रेशंस, एंथैल्पीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रांजिशन। देखिए जो CFT होती है वो जनरली किसके किसके लिए बनी हुई है या किसको किसको एक्सप्लेन कर सकती है, तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, कलर्स को, हाइड्रेशन को और एंथैल्पी को, स्ट्रक्चर को और ट्रांजिशन की स्ट्रक्चर को, किस तरीके से उसमें ट्रांजिशन होता है। तो इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए CFT बनाई गई है क्रिस्टल फील्ड थियरी। इतनी चीज़ों पे अप्लाई आराम से हो सकती है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बट इट डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब बॉन्डिंग। CFT वाज डेवलप्ड बाय, देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस है, बट इट डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब बॉन्डिंग। लेकिन ये जो CFT होती है बॉन्डिंग को नहीं डिस्क्राइब कर पाती है कि उसमें कितना बॉन्ड है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब बॉन्डिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ये CFT डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। सिर्फ कितनी चीज़ों को डिस्क्राइब करेगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, कलर्स को, हाइड्रेशन को, एंथैल्पी को एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल को। तो इतनी चीज़ों को सिर्फ ये डिस्क्राइब कर सकती है, बॉन्डिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकती है। CFT was developed by physicist हेंस बेथ इन 1929। आपको याद रखना है हेंस बेथ ने इसको सबसे पहले CFT को डेवलप किया था 1929 में एंड यूज्ड बाय स्लैप एंड पेन्नी इन 1932। स्लैप एंड पेन्नी ये दोनों साइंटिस्ट हैं, स्लैप एंड पेन्नी के थ्रू इसको जो है यूज किया गया था 1932 में। एंड एक्सप्लेनेशन ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय वान लेक इन 1932 में। वान लेक के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन किया गया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ठीक ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए वान लेक ने इसको एक्सप्लेन किया था 1932 में। तो इतनी चीज़ों के लिए इतने साइंटिस्ट जिम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले हेंस बेथ ने इसको 1929 में डेवलप किया। स्लैप ने इसको क्या किया 1932 में इसका यूज किया एंड एक्सप्लेन कौन किया, वान लेक ने 1932 में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए इसको एक्सप्लेन किया। ओके ये रहा आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में जो कि पूछा था व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो इसका आंसर आराम से आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। क्रिस्टल फील्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं।
This theory was developed by considering energy change of the 5d generate d orbitals। ये जो थियरी है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, अभी हम जो कि पहले ही बता चुके हैं कि ये थियरी जनरली d और f के लिए बनाई गई, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखाना है, जो आपको पढ़ना है, वो जनरली सिर्फ d के लिए पढ़ना है, f के लिए नहीं पढ़ना है। तो ये थियरी किसके लिए बनी हुई है, किसके लिए डेवलप की गई है या किसको कंसिडर कर सकती है? तो डी जनरेसी मीन्स d ऑर्बिटल की डी जनरेसी, यानी कि d ऑर्बिटल किस तरीके से स्प्लिट करके 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बढ़ जाती है, उसके लिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद द स्प्लिटिंग इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स इसके हैं जिसके थ्रू ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अफेक्ट होती है, यानी कि प्रभावित होती है। द नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का नेचर कैसा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, इस पर डिपेंड करता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लार्जर विल बी स्प्लिटिंग, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल आयन की, उतनी ही ज़्यादा उसमें स्प्लिटिंग भी होगी, ठीक ना। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन, जो मेटल होगा बीच में, मेटल के अराउंड में किस तरीके से अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, इस पे डिपेंड करता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल दैट इज टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, इस बात पे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में से ये पता चलेगा कि उसके पास कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे उसी के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री बनेगी, या तो टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, या स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से करके बनेगी। तो इस बात पे भी थियरी जो है वो डिपेंड करती है। फिफ्थ इसका नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेचर कैसा है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। दैट इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड मोर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाई एंड लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये जो देखिए लिगेंड आप जानते होंगे 2 टाइप के होते हैं जनरली, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। तो अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें उसके बीच में जो एनर्जी का जो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करेगी, 2 पार्ट में जब बटेगी, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा, डिफरेंस भी उतना ही हाई या लो होगा उसी के हिसाब से, ठीक ना। स्ट्रॉन्गर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा आपका कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हम लोग सीधे देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग किस तरीके से स्प्लिटिंग को दिखा सकते हैं या स्प्लिटिंग होती कैसे है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल अराउंड द मेटल आयन। देखिए आपको याद रखना है, ये भी हम बताते चल रहे हैं, तीनों को एक साथ, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तीनों को हम एक साथ यहाँ पे बताते चल रहे हैं। सेम चीज़ें लिखनी है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस कहाँ पे करना है वहाँ पे भी हम बताएंगे। पहले सेम चीज़ें, जितनी चीज़ें भी हम बताएंगे वो सब कुछ आपको तीनों में लिखना है। अगर चाहे स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछे, चाहे ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछे, चाहे वो टेट्राहेड्रल के लिए पूछे, तो तीनों के लिए सेम आपको लिखना है। तो ऑक्टाहेड्रल अगर रहेगा तो उसमें 6 लिगेंड रहेंगे, ये आपको याद रखना है। टेट्राहेड्रल रहेगा तो उसमें 4 लिगेंड रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड रहेंगे एंड 4 ही रहते हैं उसमें भी। टेट्राहेड्रल में भी आप देखेंगे जनरली 4 ही रहते हैं, ठीक ना। टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल अराउंड द मेटल आयन, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए जनरली 6 चाहिए। द डी ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल इन विच डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर एक्सियल। देखिए डी ऑर्बिटल सब में आप देखेंगे, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो, सभी में आप देखेंगे कि डी ऑर्बिटल मौजूद रहेगी उस मेटल के पास। तो जिस मेटल के पास डी ऑर्बिटल मौजूद रहेगी, तो डी ऑर्बिटल आप जानते हैं जनरली 5 टाइप की होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 5 टाइप की होती है डी ऑर्बिटल, ये आप लोगों को पता होगा। तो इन 5 में से आप देखेंगे ये जो डी एक्स वाई होती है, डी वाई जेड होती है, डी जेड एक्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक्स वाई एक्सिस पे बनती है, ये वाई जेड पे और जेड एक्स पे, मतलब ये एक्सिस के बीच में बनती है। तो इन सभी को हम लोग जनरली बोलते हैं एक्सियल, ठीक ना। ये जो तीनों होती हैं एक्सियल होती हैं, और ये जो होती हैं डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों जनरली प्लेनर होती हैं, प्लेन पे होती हैं। तो आपको याद रखना है ये 3 जो होंगी वो एक्सियल होंगी और ये जो बाकी 2 होंगी ये प्लेनर होंगी। ओके ना। डी ऑर्बिटल के पास
5 टाइप के ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें से 3 ये जो हैं ये एक्सियल एंड ये जो 2 हैं ये प्लेनर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर अवे फ्रॉम द लिगेंड, हेंस इट फील लेस रिपल्सन, वेयर डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फील ग्रेटर रिपल्सन। आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड ये जो डी जेड एक्स, ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स लिगेंड से थोड़ी दूरी पे पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस पे होती हैं, इसकी वजह से वो लिगेंड से थोड़ी सी दूरी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इनको जो रिपल्सन फील होगा लिगेंड के थ्रू वो कम होता है, लेस होता है। जबकि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जो होती है प्लेनर होने के नाते लिगैंड के बिल्कुल एकदम सामने सामने पड़ जाती है, जिसकी वजह से लिगैंड क्या करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन उसको फील करवाता है, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपेल करता है। ओके, Hence they are split into 2 sets with an energy difference। अभी आप देखें यहाँ पे इन तीनों को कम रिपल्सन फील होता है और इन दोनों को ज़्यादा रिपल्सन फील होता है। इसी रिपल्सन की वजह से ये तीनों आपस में अलग टूट जाती हैं और ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अलग टूट जाती है। ये देखिए, ये जितनी बातें हैं ये सेम बातें लिखनी है आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए भी, टेट्राहेड्रल के लिए भी और स्क्वायर प्लेनर के लिए भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये जो डी एक्स वाई, वाई जेड और ये जेड एक्स ये जो होती है, ये तीनों आप देखेंगे कि इनको रिपल्सन कैसा फील होता है, बहुत ही कम, बहुत ही हल्का सा लेस रिपल्सन फील होता है लिगैंड के थ्रू। इसलिए ये जो होती है इनकी एनर्जी जो होती है वो लोअर एनर्जी होती है, ठीक ना, इनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि इसको रिपल्सन कम फील होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन फील होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे उसकी एनर्जी होती है। ओके, तो एक लेस रिपल्सन की वजह से ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगी इनको इनकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी, जिनको हम लोग कहेंगे कि लोअर एनर्जी, और इनका एक नाम रखा गया है T2G। ओके, इसका नाम है T2G। T2G मीन्स ये तीनों ऑर्बिटल DXY, DY जेड और DZX जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एंड DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकम्स हायर एनर्जी कॉल्ड EG। इनका नाम रखा गया है EG और ये इनकी एनर्जी जो होती है वो हायर एनर्जी होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये प्लेनर होने के नाते लिगैंड के सामने पड़ जाता है, जिसकी वजह से इसको जो लिगैंड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपल करेगा, तो इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना, जिसका नाम यहाँ पे EG रखा गया। 2 टाइप की यहाँ पे हमको मिल गई T2G में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ एंड DZX, और EG में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें से T2G की एनर्जी कम होगी एंड EG की एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG बिकम्स D10DQ। ये जो DQ है यहाँ पे इस एनर्जी को मेजर करने के लिए जनरली लगाया गया है। ये जो T2G और EG के बीच का भी अब आप लोग देखे हैं कि T2G की एनर्जी कम है, EG की एनर्जी ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो 10DQ का दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से यहाँ पे आप लोग उसकी स्प्लिटिंग को दिखाएंगे, कैसे आप लोग फिगर को बनाएंगे, इसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए मैं इस फिगर को आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग क्या करिएगा कि स्क्रीन को पॉज करके आप लोग फिगर को अच्छी तरह से पहले बना लीजिए, तब ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। वैसे मैं चलिए समझा देता हूँ। ये देखिए आपके डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल में हमने बताया कि 5 टाइप की ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 ऑर्बिटल अभी देखिए 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड। अभी जब ये हैं तो मेटल के पास हैं, इन मेटल के पास अभी लिगैंड आया हुआ नहीं है, ठीक ना। जब मेटल के पास लिगैंड अभी नहीं आया तो अभी बिल्कुल एकदम ग्राउंड स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, और जो ही लिगैंड आएगा तो लिगैंड की प्रेजेंस में इन 5 की एनर्जी जो होती है थोड़ी सी पहले बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनका नाम आप लोग जान चुके हैं, DXY, DYZ, DZX एंड DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं, ठीक ना।
अभी यहाँ पे आने के बाद जब लिगैंड के प्रेजेंस में आ जाती हैं, लिगैंड के इफेक्ट में आ जाती हैं, तो लिगैंड क्या करता है, इनकी एनर्जी बढ़ा करके दो पार्ट में तोड़ता है। दो पार्ट में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहली ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी आप जानते हैं कि थोड़ी सी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये सब थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं, एक्सिस पे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये जो लिगैंड होगा ये कम रिपेल कर पाएगा, कम धक्का दे पाएगा, तो ये अलग टूट जाएंगी। और ये दो जो होंगे ये बिल्कुल एकदम इसके फ्रंट में पड़ने की वजह से इनको तेजी से धक्का देगा, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ये तेजी से यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएंगी। तो ये जो दो पार्ट होगा ये ज़्यादा एनर्जी को देखिए, यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है आपका ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, तो इन दोनों का एनर्जी आप जानते हैं कि ज़्यादा होती है dx² - y² और dz² की। तो ये टूट करके यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने शो किया है, ऊपर में से आपकी इसकी एनर्जी ज़्यादा है, dx² - y² और dz²। ओके, और बाकी की जो 3 रहती हैं ये 3 टूट करके नीचे आ जाती हैं, dxy, dyz एंड dzdx। इस तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। यानी कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स थी ये 2 पार्ट में बढ़ गई, 3 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। 2 की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा और 3 की एनर्जी यहाँ पे कम हो गई। तीनों का नाम ये है और इन दोनों का नाम ये है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो देखिए टोटल डिफरेंस है एनर्जी का, वो देखिए 10 dq है। ओके, यहाँ पे देखिए 10 dq है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर 20 से अगर इसे खींचा जाए तो खींचने के बाद आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसको 0.6 dq जो है वो इसकी एनर्जी होती है, dx² - y² dz² की। यहाँ पे इसका डिफरेंस होता है बीच से, और बीच से इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 0.4 dq का होता है। ओके, सेम। तो अब यही सेम आपको क्या करना है, ये देखिए ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये जो आपका हम लोगों ने यहाँ पे फिगर बनाया है, जो स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग दिखाई गई है, तो ये जो स्प्लिटिंग है किसके लिए भी हम लोग दिखा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। सेम आपको फिगर सेम टू सेम यही बनाना है, सब कुछ यही लिखना है। बस आपको क्या कर देना है, जो 0.4 है वो 0.4 यहाँ पे लिख देना है, और ये जो 0.6 है इसको उठा करके नीचे लिख देना है, यानी 0.4 ऊपर और 0.6 नीचे लिख देना है। ये किसके लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए। जब आप टेट्राहेड्रल के लिए दिखाएंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसका आंसर क्या होगा, सब कुछ जो भी हम यहाँ पे ऊपर बताए हैं लिखना भी सब कुछ वही है। और इसके बाद यहाँ पे जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 0.6 को नीचे लिखना है और 0.4 को ऊपर लिख देना है। बाकी सब कुछ फिगर, सब कुछ लिखना, सब कुछ वही रहेगा। ओके, और स्क्वायर प्लेनर के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया। और स्क्वायर प्लेनर के लिए थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस करना है, लिखना तो सब कुछ वही जो भी हम ऊपर बताए हैं, लिखना सब कुछ वही है, बस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर के। इस तरीके से कुछ, ये भी देखिए सेम है, ये भी सेम है ऊपर की तरह से। यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा, देखिए दोनों में बिल्कुल एकदम सेम है। यहाँ पे ये भी सेम है, यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम सेम है। यहाँ तक हम लोगों ने बनाया हुआ था, ये लिगैंड के एब्सेंस में है, लिगैंड के प्रेजेंस में है। इसके बाद ये 2 पार्ट में यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, 3 ये नीचे आ जाएगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद भी ये जो स्क्वायर प्लेनर होता है इसके बाद भी ये ब्रेक होते हैं। ये जो 2 पार्ट है ये फिर से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये जो होता है dx² - y², इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसको सबसे ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है। और देखिए इसका डिफरेंस 0.6 ऊपर है, 0.4 मतलब सेम आपको फिगर जो है यहाँ पे सेम यही फिगर आपको बनाना है नीचे। बस क्या कर देना आपको कि यहाँ से फिर से एक बार ब्रेक कर देना है और इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देना है। ओके, इस तरीके से इसको दो पार्ट में फिर से इसको ब्रेक कर देना है। बस किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या किया जाएगा, dx² - y² देखिए ऊपर आ गया, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है स्क्वायर प्लेनर में, ब्रेक होकर के 1.23 dq हो जाती है, ठीक ना, dx² - y²। और इसके बाद देखिए दूसरा इसका पार्ट है जो dz², ये देखिए एकदम नीचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक ना, dz² यहाँ पे देखिए है, जिसकी एनर्जी -0.43 dq हो जाती है। और इसकी एनर्जी देखिए इसमें यहाँ पे dxy dz यहाँ पे 3 थे, dyz और dzx ये 3 थे यहाँ पे। इन तीनों में से देखिए 2 ये दोनों dyz और dzx देखिए टूट करके इनकी एनर्जी एकदम सबसे कम हो जाती है, जिसको हम लोग सबसे नीचे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। dyz और dzx कितनी हो जाती है, -0.51 dq हो जाती है। और बाकी जो बचता है dxy, ये इसकी एनर्जी देखिए इसके dz² से भी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ आ जाती है देखिए, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक ना। तो dxy इसकी कितनी रहती है, 0.23 dq रहती है। तो ये वाला फिगर आपको लोगों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2 पार्ट में ब्रेक होगा, ये अलग हो जाएगा, जिसका ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, और ये आ जाएगा इससे भी कम एनर्जी वाले के लिए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
और इसका ये जो dxy होगा ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यानी dz स्क्वायर से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और बाकी का जो 2 बचेगा वो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। बाकी थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फिगर आप लोगों को बना देना है स्क्वायर प्लेनर के लिए, और लिखना सब कुछ वही है जो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें, रिलेशन बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। डेल्टा ओ मीन्स ये जो एनर्जी है ना, जो डेल्टा ओ हम लिखे हैं ये ऑक्टाहेड्रल, ओ मीन्स है आपका ऑक्टाहेड्रल और टी मीन्स है टेट्राहेड्रल, ठीक ना। यानी कि ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है या स्टेबलाइजेशन एनर्जी है या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी जनरली बोल लीजिए, स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल की और स्प्लिटिंग एनर्जी जो टेट्राहेड्रल की, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि जो ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो डेल्टा टी यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी आप टेट्राहेड्रल से ज़्यादा क्यों होती है, या फिर टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ऑक्टाहेड्रल से क्यों ज़्यादा होती है, तो ये पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर, द डिफरेंस इन द स्प्लिटिंग एनर्जी इन इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कांस्टेंट डेल्टा टी। देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी इसको हम लोग बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल, यहाँ पे जो टी लिखा गया है इसका मतलब टेट्राहेड्रल, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल विच इज लेस देन डेल्टा ओ, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ओ फॉर द सेम लिगेंड। सेम लिगेंड का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएं, एक ऑक्टाहेड्रल बनाएं और एक टेट्राहेड्रल बनाएं, तो आप लोग देखेंगे दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी दोनों में, वो डेल्टा टी की जो एनर्जी होगी यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए जो डेल्टा टी होता है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल जो होती है वो 4/9 टाइम होती है डेल्टा ओ यानी कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी से। ये इसके बीच में रिलेशन होता है। इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0.444 करके आएगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0.44 डेल्टा ओ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन बस आप लोग लिख देंगे, 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देखे हैं क्वेश्चन में कि कितना ज़्यादा बार ये रिलेशन पूछा गया था, है ना। और ये जो डेल्टा टी की एनर्जी होती है वो डेल्टा ओ से कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है क्योंकि आप लोग देखें अभी ऑक्टाहेड्रल में हम लोग अभी देखें यहाँ पे फिगर में, इस ऑक्टाहेड्रल वाले फिगर में हम लोग अभी देखे हैं कि यहाँ पे जब स्प्लिट होती है डी ऑर्बिटल तो मात्र 2 पार्ट में स्प्लिट होती है, 2 पार्ट ये अलग हो जाता है, 3 पार्ट ये अलग हो जाता है। जबकि टेट्राहेड्रल में हम लोग जानते हैं कि इसका जो होता है उल्टा हो जाता है, ये तीनों पार्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये दोनों पार्ट की एनर्जी कम हो जाती है, मतलब डिफरेंस ही उल्टा हो जाता है। डिफरेंस देखिए यहाँ पे वैसे सेम रहता है सब कुछ बस, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होता है 0.6 देखिए नीचे डिफरेंस आ जाता है, 0.4 ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो इसी की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।